आज की कहानी है पक्की सहेलियां। पति निशांत की प्रमोशन और स्थानांतरण के बाद विनीता अपने 5 वर्षीय बेटे विहान को लेकर हजारीबाग से रांची आ गई। महत्वाकांक्षी निशांत को वहां की पॉश कॉलोनी अशोकनगर में कंपनी द्वारा किराए का मकान मिला था, जिसमें रांची पहुंचते ही वे शिफ्ट हो गए। मकान बड़ा, हवादार और 2 मंजिला था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर विनीता का परिवार। मकान के पार्श्व में बने बड़े गैरेज के ऊपर भी एक बेडरूम वाला छोटा सा फ्लैट बना था, जो खाली पड़ा था। उस फ्लैट को ऊपरी मंजिल से इस तरह जोड़ा गया कि दोनों फ्लैटों में रहने वाले आने जाने के लिए कॉमन सीढ़ियों का उपयोग कर सकें। रांची आते ही निशांत ने विहान का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, पर विनीता को स्कूटी चलाना न आने के कारण निशांत को अपनी कार से ऑफिस जाते समय विहान को स्कूल छोड़ना और लंच टाइम में आते वक्त उसे वापस लाना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, पर नई जगह, नया पद और जिम्मेदारियां, इन सब ने निशांत को धीरे धीरे काफी व्यस्त कर दिया। अब निशांत सुबह 9 बजे निकल जाता और शाम के 7-8 बजे तक ही लौट पाता था, वह भी बिल्कुल थका हुआ। एक दिन निशांत ने विनीता से कहा, तुम स्कूटी चलाना क्यों नहीं सीख लेती? कम से कम विहान को स्कूल पहुंचाने व लाने का तथा दूसरे छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हो। अरे, मुझे क्या जरूरत है स्कूटी सीखने या बाहर काम करने की? ये काम तो मर्दों के होते हैं, मैं तो घर में ही भली, विनीता बोली। मजबूरन विहान के लिए निशांत ने ऑटो रिक्शा लगवा दिया। उसके बाद निशांत ने इस संबंध में कोई बात नहीं की। घरेलू और मिलनसार स्वभाव की विनीता खुद को घर गृहस्थी के कामों में ही व्यस्त रखती थी। लगभग 1.5-2 महीने उसे अपने घर को सुव्यवस्थित करने में लग गए। मकान मालकिन की मदद से अच्छी बाई मिल गई तो विनीता ने चैन की सांस ली। विहान के स्कूल से आने के बाद वह उसी के साथ व्यस्त रहती। घर सेट हो गया तो विनीता ने पास पड़ोस में अपनी पहचान बनानी शुरू करनी चाहिए। पर छोटी जगह से आए विनीता को ये पता नहीं था कि ज़्यादातर पॉश कॉलोनी में रहने वाले पड़ोसियों का संबंध सिर्फ हाय हेलो और स्माइल तक ही सीमित रहता है। कारण वे सभी अपने अपने आप में हर तरह की सुविधा से आत्मनिर्भर होते हैं। एक दो लोगों के साथ दोस्ती हुई भी, पर सिर्फ औपचारिक तौर पर। अतः घर का काम खत्म होने पर जब कभी उसे खाली समय मिलता तो या तो वह टीवी देखती या फिर दिल बहलाने के लिए नीचे मकान मालिक के घर चली जाती। मकान मालिक बुजुर्ग दंपति थे, जिनके बच्चे विदेश में बसे थे। वे साल में 6 महीने विदेश में ही रहते थे, अपने बच्चों के पास। गृह कार्य में दक्ष विनीता कभी कुछ विशेष खाना बनाती तो नीचे जरूर भेजती। नए किराएदार निशांत और विनीता के व्यवहार से बुजुर्ग दंपति बहुत संतुष्ट थे। उन तीनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे थे। ये दोनों भी उन्हें आंटी अंकल कहकर बुलाने लगे। ज्यादातर संडे को छुट्टी होने के कारण चारों कभी ऊपर तो कभी नीचे एक साथ चाय पी लिया करते थे। ऐसे ही एक संडे की शाम को निशांत और विनीता नीचे अंकल आंटी के साथ चाय पी रहे थे। तभी अंकल ने पूछा, बेटा, आप दोनों को अभी छुट्टी लेकर घर तो नहीं जाना है? निशांत ने कहा, नहीं अंकल, अभी अगले 6-7 महीने तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा काम पूरा करना है मुझे। विनीता से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, मगर अंकल, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वह इसलिए कि हम दोनों निश्चिंत होकर कुछ महीनों के लिए अपने बच्चों से मिलने विदेश उनके पास जा सकें, आंटी ने कहा। तो विनीता मन ही मन घबरा गई। घर आकर भी विनीता सोचती रही कि इन दोनों के जाने के बाद तो घर सूना हो जाएगा, वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। भले ही वह रोज मिलती नहीं हो उनसे, पर कम से कम उनकी आवाजें तो आती रहती हैं उसके कानों में। सोते समय निशांत ने विनीता को सीरियस देखा तो पूछ लिया, क्या बात है? आंटी अंकल के जाने से तुम परेशान क्यों हो रही हो? विनीता ने अपने दिल की बात बताई तो निशांत को भी एहसास हुआ कि वाकई इतने बड़े घर में विनीता अकेली हो जाएगी। थोड़ी देर बाद विनीता ने कहा, निशांत, क्यों ना अंकल आंटी को गैरेज वाले फ्लैट में एक किराएदार रखने की सलाह दी जाए, जिससे उनको इनकम हो जाएगी और हम लोगों का सूनापन दूर हो जाएगा।
निशांत को विनीता की बात जच गई। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त निशांत ने जब अंकल से इस बात की चर्चा की तो उन्होंने न केवल किराएदार रखने वाली बात का स्वागत किया बल्कि नया किराएदार ढूंढने का जिम्मा भी निशांत को ही सौंप दिया। 3-4 दिनों के बाद शाम के समय विनीता नीचे आंटी अंकल के पास बैठी हुई निशांत का इंतजार कर रही थी। तभी चुस्त कपड़े, हाई हील पहने और बड़ा सा बैग कंधे से लटकाए एक आधुनिक सी दिखने वाली लड़की कार से उतरकर गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। आते ही उसने बड़ी संजीदगी से पूछा, माफ कीजिएगा, क्या उमेश जी का घर यही है? जी हाँ, बताइए क्या काम है? मैं ही हूँ उमेश, अंकल बोले। गुड इवनिंग सर, मैं पंखुड़ी, कहकर उसने अंकल से हाथ मिलाया। फिर कहने लगी, आज निशांत से पता चला कि आपके घर में एक फ्लैट खाली है किराए के लिए। मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। अच्छा, तो ये फैशनेबल सी लड़की किराएदार बनने आई है। सोच संकोची स्वभाव की विनीता उठकर ऊपर जाने लगी। तभी अंकल ने अपनी पत्नी और विनीता से उसका परिचय करवाया। पंखुड़ी ने दोनों की तरफ मुखातिब होते हुए हेलो कहा, फिर अंकल से बातचीत करने और फ्लैट देखने चली गई। बड़ा अटपटा लगा विनीता को कि उम्र में इतनी छोटी होने पर भी कितने आराम से उसने सिर्फ हेलो कहा। कम से कम वह उसे न सही आंटी को तो नमस्ते कह सकती थी, उनकी उम्र का लिहाज करके। खैर उसे क्या, उसने मन ही मन सोचा। अंकल से बात करते समय विनीता ने सुना कि पंखुड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर है। वह अंकल से कह रही थी, देखिए मेरे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं हैं, शिफ्टों में ड्यूटी करनी पड़ती है। मेरे आने जाने का समय भी कोई निश्चित नहीं है। कभी देर रात आती हूँ तो कभी मुंह अंधेरे निकल जाती हूँ। कभी कभी तो टूर पर भी जाना पड़ता है 2-3 दिनों के लिए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मैं इस बात को पहले ही पूछ लेना चाहती हूँ क्योंकि अभी जहाँ मैं रह रही हूँ उन्हें इस बात पर आपत्ति है। लोग लड़की के देर रात घर आने को सीधे उसके कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं। एकदम घटिया सोच, कहकर वह चुप हो गई। इसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं। विनीता वहां से अपने घर चली आई। उसे वह लड़की बहुत तेज तर्रार और बिंदास लगी। उस शाम निशांत काफी देर से घर लौटा, खा पीकर तुरंत सो गया। पंखुड़ी के बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिला विनीता को। अगले शनिवार की शाम जब देर रात विनीता परिवार सहित शॉपिंग करके लौटी तो देखा खाली पड़े फ्लैट की लाइट जल रही है। शायद कोई नया किराएदार आ गया है। नीचे सीढ़ी का दरवाजा बंद करके विनीता हेलो करने की नियत से मिलने गई तो देखा ताला लगा था। रात करीब 12 बजे घंटी की आवाज से विनीता की नींद खुली। उसने निशांत को उठाया और नीचे ये सोचकर भेजा कि अंकल आंटी को कुछ जरूरत तो नहीं। थोड़ी देर में निशांत वापस आया और सोने लगा तो विनीता ने पूछा, कौन था? निशांत ने कहा, अंकल की नई किराएदार पंखुड़ी। विनीता ने तुरंत कहा, निशांत, तुम कोई घरेलू समझदार किराएदार नहीं ढूंढ सकते थे अंकल के लिए? वक्त बेवक्त आ जाकर हमें डिस्टर्ब करती रहेगी। अंकल तो चले जाएंगे अपने बच्चों के पास, पर साथ रहना तो हम दोनों को ही है। नींद से भरा निशांत उस समय बात करने के मूड में नहीं था। गुस्से से बोला, अरे वह पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की है। वह कब जाए कब आए इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा भला? आज पहला दिन है। अपने साथ सीढ़ी के दरवाजे की चाबी ले जाना भूल गई थी वो, कहकर वह गहरी नींद में सो गया। विनीता को निशांत का इस तरह बोलना बहुत बुरा लगा। उस दिन पंखुड़ी पर और भी गुस्सा आया। मृदुभाषी और समझदार स्वभाव की विनीता पति की व्यस्तता को समझती थी। उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं रहती कि निशांत देर से घर क्यों आता है, बल्कि पति के आने पर मुस्कुराते हुए वह उसे गर्मा गर्म चाय पिलाती ताकि उसकी थकान मिट जाए। अगली सुबह सब थोड़ी देर से उठे। चाय बनाने लगी तो विनीता को पंखुड़ी का ध्यान आया। उसने निशांत से पूछे बगैर उसके लिए भी चाय बना दी और दरवाजा खटखटाकर चाय पहुंचा आई। उनींदी आंखों से पंखुड़ी ने दरवाजा खोला, कप लेकर थैंक्स कह झट बंद कर दिया। विनीता सकपका गई। कोई तमीज नहीं कि 2 मिनट बात ही कर लेती। शायद नींद डिस्टर्ब हो गई थी उसकी। सारा दिन घर बंद रहा।
सो रही होगी। शाम को सज धज कर पंखुड़ी चाय का कप वापस करने विनीता के पास आई। वैसे तो वह विनीता से मिलने आई थी, पर सारा समय निशांत और विहान से ही इधर उधर की बातें करती रही। विनीता के पूछने पर कि चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, पंखुड़ी ने कहा, थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। चाय की जगह जरूर ये कुछ और पीती होगी, यानी बोतल वाली चाय। विनीता ने सोचा, फिर ये पूछने पर कि किचन में खाना बनाना अभी शुरू किया या नहीं। पंखुड़ी तपाक से बोली, अरे किचन का झमेला मैं नहीं रखती। कौन कुकिंग करे, समय की बर्बादी है। बाहर ही खाती हूँ या पैक्ड खाना मंगवा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने अपनी कार निकाली और चल दी कहीं घूमने। जाते वक्त हंसते हुए कहा, डोंट वरी निशांत, आज मैं चाबी साथ लिए जा रही हूँ। इस बात पर निशांत और पंखुड़ी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, पर पता नहीं हंसमुख स्वभाव वाली विनीता को हंसी क्यों नहीं आई। रात को सोते समय विनीता ने निशांत से कहा, हाय, कैसी है ये पंखुड़ी। लड़कियों वाले तो लक्षण ही नहीं है इसमें। सारे काम मर्दों वाले करती है। शादी करके कैसे घर बसाएगी। ऐसे ही लड़कियों की ससुराल और पति से नहीं बनती है। पति दुखी रहता है या तलाक हो जाता है। एक मैं थी, कॉलेज पहुंचते पहुंचते सिलाई कढ़ाई के अलावा घर गृहस्थी का भी सारा काम सीख लिया था। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खाना बनाना नहीं जानती है, ये कौन सी बुराई हुई उसकी। देखती नहीं कितनी स्मार्ट, मेहनती, आत्मनिर्भर और ऑफिस के कामों में दक्ष है वो। दुखी सिर्फ इस जैसी लड़की के पति ही क्यों, दुखी तो उन घरेलू पत्नियों के पति भी हो सकते हैं जो इस आधुनिक जमाने में भी खुद को बस घर की चारदीवारी में ही कैद रखना पसंद करती हैं। छोटे मोटे कामों के लिए भी पूर्णतया पिता, पति, भाई या बेटे पर निर्भर। बदलते समय के साथ ये खुद नहीं बदलती हैं, उल्टे जो बदल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ खोट निकालती रहती हैं। विनीता ने निशांत का इशारा समझ लिया था कि पूर्णतया निर्भर होने वाली बात किसे इंगित करके कही जा रही है। इसके अलावा निशांत द्वारा पंखुड़ी की इतनी तारीफ करना उसे जरा भी नहीं सुहाया। दिल ने हौले से कहा कि सावधान विनीता, ऐसी ही लड़कियां दूसरों का घर तोड़ती हैं। आजकल जब देखो निशांत पंखुड़ी की तारीफ करता रहता है। कुछ दिनों बाद आंटी अंकल विदेश चले गए। पंखुड़ी अपनी दुनिया में मस्त और विनीता अपनी गृहस्थी में। मगर जाने अनजाने विनीता पंखुड़ी की हर गतिविधि पर ध्यान देने लगी थी कि वह कब आती जाती है या कौन उसे ले जाने या छोड़ने आता है। ऐसा नहीं था कि पंखुड़ी को इस बात का पता नहीं था। वह सब समझती थी, पर जानबूझकर उसे इग्नोर करती, क्योंकि उसके दिमाग में था कि विनीता जैसी हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता दिन भर, सिवा खाना बनाने और लोगों की जासूसी करने के। इस तरह आपस में हाय हेलो होते हुए भी एक अदृश्य सी दीवार खिंच गई थी दोनों में। दो नारियां, पढ़ी लिखी, लगभग समान उम्र की, पर बिल्कुल विपरीत सोच और संस्कारों वाली। एक के लिए पति, बच्चा और गृहस्थी ही पूरी दुनिया थी, तो दूसरी के लिए घर सिर्फ रहने और सोने का स्थान भर। एक बार विनीता ने पंखुड़ी को पिछले 24 घंटों से कहीं आते जाते नहीं देखा। पहले सोचा कि उसे क्या, वह क्यों चिंता करे पंखुड़ी की। उसकी चिंता करने वाले तो कई लोग होंगे, या फिर आज कहीं जाने के मूड में नहीं होगी स्मार्ट मैडम। पर जब दिल नहीं माना तो बहाना करके विहान को भेज दिया, यह कहकर कि जाओ पंखुड़ी आंटी के साथ थोड़ी देर खेल आओ। मगर कुछ ही देर में विहान दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी मम्मी, मैं कैसे खेल सकता हूँ आंटी के साथ, उन्हें तो बुखार है। बुखार का नाम सुनते ही विनीता तुरंत पंखुड़ी के घर पहुंच गई। घंटी बजाई तो अंदर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अंदर दाखिल होने पर विनीता ने देखा कि पंखुड़ी कंबल ओढ़े बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। छू कर देखा तो तेज बुखार से बदन तप रहा था। चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, सारा घर अस्त व्यस्त दिख रहा था। एक भी सामान अपनी जगह नहीं। तुरंत भागकर अपने घर आई, थर्मामीटर और ठंडे पानी से भरा कटोरा लिया और वापस पहुंची पंखुड़ी के पास। बुखार नापा, सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। थोड़ी देर बाद बुखार कम हुआ और जब पंखुड़ी ने आंखें खोली तो विनीता ने पूछा, दवाई ली है या नहीं। पंखुड़ी ने ना कहा और फिर इशारे से बताया
कि दवा कहाँ रखी है। विनीता ने उसे बिस्किट खिलाकर दवाई खिलाई और फिर देर तक उसका सिर दबाती रही। जब पंखुड़ी को थोड़ा आराम हुआ तो विनीता अपने घर लौट आई। आधे घंटे बाद वह ब्रेड और गर्मा गर्म सूप लेकर पंखुड़ी के पास लौटी। उसके मना करने पर भी उसे बड़े प्यार से खिलाया। इस तरह पंखुड़ी के ठीक होने तक विनीता ने उसका हर तरह से ख्याल रखा। पंखुड़ी विनीता की निस्वार्थ सेवा देख शर्मिंदा थी। उसे अपनी इस सोच पर अफसोस हो रहा था कि विनीता जैसी हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता सिवा जासूसी करने और खाना पकाने के। अगर विनीता ने समय पर उसका हाल नहीं लिया होता तो पता नहीं उसे कितने दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता। खैर, इसके बाद विनीता के प्रति पंखुड़ी का नजरिया बदल गया। अब जब भी विनीता के घर आती तो निशांत विहान के साथ साथ विनीता से भी बातें करती। विनीता की संगति में रहकर अब उसने अपने घर को भी सुव्यवस्थित रखना शुरू कर दिया था। आजकल निशांत पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। फिर एक दिन चहकता हुआ घर आया। चाय पीते हुए निशांत बता रहा था कि उसके काम से खुश होकर कंपनी की तरफ से उसे फ्रांस भेजा जा रहा है प्रशिक्षण के लिए। अगर वह अपने प्रशिक्षण में अच्छा करेगा तो अनुभव हासिल करने के लिए परिवार सहित 2 साल तक उसे फ्रांस में रहने का मौका भी मिल सकता है। पति की इस उपलब्धि पर विनीता बहुत खुश हुई, लेकिन ये सुनकर कि प्रशिक्षण के दौरान निशांत को अकेले ही जाना है, उसका कोमल मन घबरा उठा। निशांत के बिना अकेले कैसे रह पाएगी वह विहान को लेकर? घर में भी ऐसा कोई फ्री नहीं है जिसे 3 महीनों के लिए बुला सके। विनीता ने निशांत को बधाई दी, फिर धीरे से कहा, अगर फ्रांस जाना है तो हम दोनों को भी अपने साथ ले चलो, वरना मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या तुमने तनिक सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ मैं अकेले विहान के साथ कैसे रहूंगी 3 महीने? भविष्य के सुनहरे ख्वाब देखने में डूबे निशांत को विनीता की ये बात जरा भी नहीं भाई। झल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। कितनी बार कहा है कि समय के साथ खुद को बदलो, नई नई जानकारी हासिल करो, बाहर का काम निपटाना सीखो। पर तुमने तो इन कामों को भी औरतों और मर्दों के नाम पर बांट रखा है। अब दिन रात मेहनत करने के बाद यह अवसर हाथ आया है, तो क्या तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों के चक्कर में मैं इसे हाथ से गवा दूं? हरगिज नहीं। अगर तुम अकेली नहीं रह सकती तो अभी चली जाओ विहान को लेकर, अपनी माँ या मेरी माँ के घर। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई ऐसी पिछड़ी मानसिकता वाली बीवी पाकर। और फिर फ्रेश होने चला गया। विनीता का दिल धक से रह गया। पति के इस कटु व्यवहार से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लगा उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। साथ ही यह भी महसूस होने लगा कि निशांत भी क्या करे बेचारा, उसके करियर का सवाल है। दिल ने कहा कि इस स्थिति की जिम्मेदार भी काफी हद तक वह खुद ही है। अब यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि वर्तमान समय में हाउसवाइफ को सिर्फ घर के अंदर वाले काम ही नहीं बल्कि बाहर वाले जरूरी काम भी आने चाहिए। आज पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने को असफल, हीन और असहाय समझ रही थी। कारण घर के बाहर का कोई काम वह करने के लायक नहीं थी। इतनी बड़ी खुशी मिलने पर भी पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो गया था। अगले दिन चाय पीते समय पंखुड़ी भी वहां पहुंच गई। आते ही जोश के साथ निशांत को बधाई दी और पार्टी की मांग करने लगी। निशांत का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने कहा, अरे कैसी बधाई और कैसी पार्टी पंखुड़ी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस जिंदगी में कभी। पंखुड़ी को निशांत की बात कुछ समझ नहीं आई। विनीता ने बात छिपानी चाही कि इस बिंदास लड़की से बताने का क्या फायदा, उल्टे कहीं इसने जान लिया तो खूब हंसी उड़ाएगी मेरी। पर गुस्से में निशांत ने अपनी सारी परेशानी पंखुड़ी को सुना डाली। विनीता तो मानो शर्म के मारे धरती के अंदर धंसी जा रही थी। मगर सारी बात ध्यान से सुनने के बाद पंखुड़ी हंसने लगी और फिर हंसते हंसते ही बोली, डोंट वरी निशांत, ये भी कोई परेशानी है भला? इसका समाधान तो कुछ ही दिनों में हो जाएगा। आप अपनी पैकिंग और मेरी पार्टी की तैयारी शुरू कर दीजिए। निशांत हैरान सा पंखुड़ी का मुंह देखने लगा। विनीता की तरफ मुखातिब होते हुए पंखुड़ी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं विनीता,
अगर कुछ सीखने का पक्का निर्णय कर लिया हो तो आज से ही मैं तुम्हें इंटरनेट का काम सिखाना शुरू कर सकती हूँ। और निशांत के जाने के पहले धीरे धीरे बाहर के सारे काम भी मैं सिखा दूंगी। और फिर अपना लैपटॉप लेने अपने घर चली गई। विनीता सन्न थी अपनी संकीर्ण सोच पर। जिस पंखुड़ी को वह तेज तर्रार और दूसरों का घर तोड़ने वाली समझती थी, वह इतनी जिम्मेदार और उसे लेकर इतनी संवेदनशील होगी, इसकी तो कल्पना भी विनीता ने नहीं की थी। मिनटों में पंखुड़ी वापस आ गई। अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोली, विनीता, मैं तुम्हारी गुरु तो बनूंगी, पर एक शर्त है। तुम्हें भी गुरु बनना पड़ेगा मेरी। विनीता के मुंह से निकला, भला वह क्यों? पंखुड़ी ने कहा, देखो, तुम्हें देखकर मैंने भी अपना घर बसाने का फैसला कर लिया है, पर घर गृहस्थी के काम में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मैंने महसूस किया कि अगर आज के ज़माने में हाउसवाइफ के लिए बाहर का काम सीखना ज़रूरी होता है, तो उसी तरह सफल और शांतिपूर्ण घर गृहस्थी चलाने के लिए वर्किंग लेडी को भी घर और किचन का थोड़ा बहुत काम जरूर आना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की टीचर और स्टूडेंट बनकर सीखने सिखाने का काम कर सकती हैं। मैं तुम्हें बाहर का काम करना सिखाऊंगी और तुम मुझे किचन और घर संभालना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। खुश होकर विनीता ने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पर मेरी भी एक शर्त है कि ये सीखने सिखाने का काम हम दोनों स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं, बल्कि पक्की सहेलियां बनकर करेंगी। मंजूर है? पंखुड़ी बोली। फिर एक जोरदार ठहाका लगा, जिसमें दोनों के अलावा निशांत की आवाज़ भी शामिल थी। माहौल खुशनुमा बन चुका था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।